अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस 92 न्यूज़। और ज़ेरे बहस की टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, वैसे तो ईद एक पुरमुसर्रत मौका है और इसका एसेंस ये होता है कि खुशियाँ मनाई जाएँ, घर वालों के साथ, दोस्त रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकातें हों, सबके चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहटें और जहनों में सुकून हो। मगर नाज़रीन, हम मुआशरे में ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ईद का मौका खुशियों से ज़्यादा फ़िक्रों का बाइस बन जाता है। वालिदैन को ये फ़िक्र होती है कि बच्चों को ईद के तीनों दिन अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए जाएं और अगर ख़रीदने की सकत ना हो तो कहीं बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर एहसास महरूमी का शिकार ना हो जाएं। फिर इस महंगाई के दौर में सफ़ेद पोश तबके को ये फ़िक्र होती है कि अगर कोई रिश्तेदार उनके घर आ गया तो खातिर तवाज़ो कैसे की जाएगी और अगर कोई कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे। फिर ख़वातीन को हम देखते हैं कि उनका पूरा दिन गर्मी में किचन में खाना बनाकर गुजर जाता है। सबको ये फ़िक्र तो होती है कि कौन कौन सी डिशेस बन रही हैं, मगर कोई भी ये नहीं पूछता कि किचन में पूरा दिन काम करने वाली खातून तैयार होकर अपनी ईद कैसे और कब मनाएगी। तो हमारे मुआशरे में ये त्यौहार खुशियों और बेफिक्री से ज़्यादा जिम्मेदारियों और बोझ का बायस क्यों बनता जा रहा है और हम इस त्यौहार के असल मकासद और एसेंस को क्यों भूलते जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप सभी का बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक एक करके ये भी बताइएगा कि ईद कैसी गुजारी, क्या कुछ खाया। मगर नजमुल साकिब साहब, ये सवाल भी बड़ा अहम है कि हम बेफिक्री से ईद क्यों नहीं मना पाते, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? रमीन, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके इंट्रो से काफ़ी हद तक, लेकिन एक जगह पे आके तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमें जो है ना हमारा फोकस जो है, देखिए ईद जो है मेरे नज़दीक, चूँकि मैं पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, ऑलमोस्ट तमाम इलाकों में रह चुका हूँ और कई इलाकों में मुझे ईद करने का भी इत्तेफाक हुआ है। तो इसमें यह कि ईद जब आती है तो फिर वो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मुझे मेरा ज़ाती ख्याल है कि ईद का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। उसमें हम जब ये देखते हैं कि एक गरीब आदमी, उसको पता है कि 20 दिन रह गए हैं, यानी 10वां रोज़ा है, ईद आनी है, तो वो पैसे जमा करता है कि अब मैंने इस नौकरी की जगह से अपने गांव जाना है, अपने शहर जाना है, अपनी अम्मा से मिलना है, अब्बा से मिलना है। वो बहन के लिए एक दुपट्टा ख़रीदता है, छोटे भाई के लिए कुछ शर्ट ख़रीदता है और फिर वो ट्रेन का सफ़र, उसकी ईद उस वक्त शुरू हो जाती है जब वो टिकट लेके उसके अंदर बैठता है। अमीर आदमी की जो ईद है वो तो बेचारे बड़े मजलूम होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कि फितराना भी कोई चीज़ होती है और वो टीवी पे आ जाते हैं कि जी हमें वो जो यानी मजलूम तबका है माशरे का, उसका ख्याल रखना चाहिए और हमें गरीबों को साथ लेके जाना चाहिए। और वो इतनी बड़ी गाड़ी में आता है और टीवी पे सारा ये दिखा के अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ रामीन, और अल्लाह की मेहरबानी है मेरे पाकिस्तान पे, जिनको के असल में पता है कि ईद की खुशी का मतलब वो है कि आप दूसरों को खुशी देते हैं। सही बात है। ईद की खुशी का मतलब ये है कि आप मेल मिलाप करते हैं। खुशी का बुनियादी मकसद इसका ये है कि रोज़े ख़त्म होते हैं, आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, आप मीठी चीज़ें वगैरह खाते हैं। बच्चों की ईद जो है वो जो ही वो ईद का सुनते हैं उनके दिमाग में ईदी आती है। माँ के दिमाग में सारे दिन के काम आते हैं और रिश्तेदारों को किस तरह संभाला जाएगा। बाप के दिमाग में आता है खर्चा। लेकिन ये सारी खुशियाँ जो हैं ये छोटी छोटी हैं, लेकिन ये सारी मिल मिला के ईद की बनती है। बदकिस्मती एक होती है जी। आ जाता है हमारे पास व्हाट्सएप और फिर ये होता है कि कोई पता नहीं 30-35 पैगाम तो चांद रात को ही मिलते हैं। जी, तो यूं ईद जो है वो मनाने की बजाय एक जिम्मेदारी बन जाती है कि सबको जवाब देना है। साहब को मुझे लगता है रिप्लाई करना पसंद नहीं है। बचपन में मैं और राव साहब जब जाया करते थे, आपने जो है वो ईद कार्ड खरीदना है, ईद कार्ड लिखना है, ईद कार्ड भेजना है। आजकल तो ये प्लास्टिक के फूल भेज के हम समझते हैं कि ईद हमने मना ली। देखिए, जो बुनियादी मकसद मेरे नज़दीक ईद का है ना, वो है कि आप अगर इस काबिल अल्लाह ताला ने आपको किया हुआ है, आपका कोई मुआशरे में मकाम है, आपके पास कुछ 4 पैसे हैं, तो आप अपने आसपास वालों को वाक़अतन देखें और ईद से को 2-3 दिन पहले उनकी इस तरह से मदद करें कि उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रहे। मेरे पास, मैंने बताया ना, मेरे शहर सियालकोट में मुझे बहुत सारे लोगों का पता है। शेख फरख इकबाल पूरी साहब हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, अजहर मजीद कपूर साहब हैं। ये वो लोग हैं जो ईद आने से बहुत पहले घरों में जाके, उनको पता है, और फिर मुस्तहिक को ढूंढना पड़ता है। बात यह है कि
रोज़ों और इबादत की हद तक तो ठीक है, वो तो हमारा फ़र्ज़ हो गया। अल्लाह ताला उन मेरे और हमारी टीम के अलावा पाकिस्तान के जितने भी हमारे बहन भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने रोज़े रखे हैं, उनको अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए, ईद मुबारक हो। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अगली ईद आने तक हमें कम से कम कुछ चंद चीज़ों का एहसास हो, हमें कुछ चंद चीज़ों का पता हो कि ईद वाक़यतन इसका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही बात। इसका सिर्फ ये है कि आपने दूसरों को खुशी दे के जो आपको खुशी मिलनी है उसकी तरफ तवज्जो होगी तो 10 रुपए भी आप किसी फकीर को देते हैं ना तो उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कोई अमीर आदमी अपने यानी बेटे को सालगिरह पे BMW लेके देता है। बिल्कुल, ये बड़ी आपने खूबसूरत बात कर दी। राव खालिद साहब, आप बताइए कि आप किस तरह से ईद मनाते हैं और आपके नज़दीक क्या बुनियादी मकसद है ईद मनाने का, आइडियली किस तरीके से मनाई जानी चाहिए? देखिए, एक तो सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से भी, आपको भी, सब हमारे देखने सुनने वालों को, सब हमारे जो अहलकार हैं, हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पे, साथी हैं। दूसरी बात यह कि ये 2 ईदें हमारी होती हैं बुनियादी तौर पे। वैसे तो हम शब मेराज और शब बरात को भी उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इबादत ज़्यादा होती है, ईद मिलादुन्नबी भी सेलिब्रेशन उस तरह से नहीं होती। लेकिन ये ख़ास तौर पे ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा जो है, तो वो दोनों एक खुशी के त्यौहार हैं और तमाम मज़ाहिब में त्यौहार होते हैं। बिल्कुल। और ये त्यौहार का बुनियादी मकसद जो होता है वो एक हर चीज़ से यानी कता नज़र कि आप किस कौम से हैं, किस तबके से हैं, समाजी रुतबा क्या है, सारा। तो आप जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं वहाँ जिस तरह इकट्ठे होते हैं और जिस तरह सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं, नॉर्मली लोग अवॉइड भी करते होंगे एक दूसरे मिले, लेकिन वहाँ पे कोई ये नहीं सोचता कि एक इसका गाड़ी में आया है, पैदल आया है, इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, बुरे पहने हैं। तो वहाँ एक खुशी के त्यौहार में एक इज्तमाई खुशी जो है तो वो बुनियादी तौर पे है। तो इसमें जो इज्तमा की जो है ना अहमियत, वो सबसे ज़्यादा है। और इसमें उससे फिर आपका आता है कि आप उसमें उस इज्तमा में किस तरह से शामिल करते हैं लोगों को, उस ईद में किस तरह से दूसरों को हिस्सा बनाते हैं अपना। उस सारे फैमिली यकीनन होती है, अजीज़ व अकारब सबसे मिलना जुलना उनसे। लेकिन यह है कि बाकी लोग जो हैं कम, जो कह ले गरीब हैं, कम खुशहाल हैं, उस समाजी तौर पे इतने अच्छे नहीं हैं या माली तौर पे इतने अच्छे नहीं हैं, उनको किस तरह से उन खुशियों में शामिल किया जाता है। सही बात है। मसला ये कि पहले जिस तरह से होती थे त्यौहार या चीज़ें होती थी उसमें और अब में जो आपने इंट्रो में कहा, वो बुनियादी फ़र्क यही आया है कि हमारे जब बचपन था तो उस वक्त ये होता था ईद के 1 रुपया मिल गया या 5 रुपया किसी वक्त तक पहुंच जाती थी। अच्छा, वैसे राव खालिद साहब, सोशल मीडिया का भी इसमें बड़ा लेना देना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमने थोड़ा ब्रैग करना होता है, मटीरियलिज्म इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है। हमने दिखाना होता है कि हमें कितनी ईदी मिली, हमने कितने कपड़े पहने, कौन कौन से ब्रांड्स के पहने, और फिर उससे सेंस ऑफ कंपटीशन आती है या फिर कह सकते हैं कि सेंस ऑफ डेप्रिवेशन भी आती है उन लोगों को जो वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो बुनियादी मसला उसमें जो आप आगे, उस वक्त मैं बता रहा था कि जब हम उस वक्त होते थे साल में हमें ईद की सबसे बड़ी खुशी ये होती थी, छोटी ईद पे खास तौर पे, कि नया कपड़ों का जोड़ा और जूते मिलने होते थे। बड़ी ईद पे बकरे पे खर्चा हो जाता था, तो वो जो साल का वो जो होता था एक इवेंट, वो उस तरह से, बाकी तो स्कूल की वर्दी में वक्त गुजर जाता था या जो रूटीन के कपड़े होते थे, तो नए जोड़े और नए जूते की जो खुशी होती थी वो होता था। अब ये है कि अब फैशन के साथ आप लेते हैं, किसी ओकेजन के साथ नहीं आप लेते, खुशी के साथ नहीं लेते, फैशन चेंज जो आपने कर लिया, फिर उसको आप मोस्टली हमारे ये हो गया शो ऑफ का मतलब ये है कि आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सारे अपने जो खर्चा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि किसी को दिखाया जाए आपका नया फोन है, नए कपड़े हैं, नए जूते हैं, नई गाड़ी है, हर चीज ईद के नोट भी दिखाए जाते हैं, जब आया ना, और पूरे पूरे बुकेज बनते हैं ईद के नोटों के, पैसों के, और उसमें साथ ये जो सोशल मीडिया है उसने उसका कैनवस वसी कर दिया है। तो आपने सिर्फ ये नहीं कि किसी दोस्त को बताना है या किसी और को दिखाना है, आपने पूरी दुनिया को बताना है कि आपने आज खाने में क्या खा रहे हैं और किस होटल में जा रहे हैं और कौन सा आपने कपड़ा पहना हुआ है, किस ब्रांड का सूट पहना हुआ है, ग्लासेस कौन सी लगाई हुई हैं आपने। तो ये जो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे जिसको मटेरियलिज्म कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे उसके आने की वजह से हमने अपने अखराजात जो है ना इतने बढ़ा लिए हैं, उसमें हम आसाइश और ज़रूरत जो है उसका फ़र्क ख़त्म हो गया हमारे लिए।
साकिब, हमारी तो ज़ाहिर एंकर्स की भी और रिपोर्टर्स की भी हमारी तो ईदें ऑफिस में गुजर जाती हैं। आप बताइएगा आपने कैसे ईद मनाई और आपके नज़दीक क्या बुनियादी मकसद है ईद का? बुनियादी मकसद तो ये खुशियाँ मनाना और खुशियाँ बांटना, मैं ये समझता हूँ कि ये ईद के पीछे एक जो मकसद है वो ये भी है। और बतौर रिपोर्टर चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। अगर इसी ईद की बात की जाए तो इसी ईद के दौरान ही जब जैसे ही ये चांद नज़र आया तो उस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये 6 जजेस के खतूत वाला नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है, उस पर हमने बात करनी है। तो वो आ गया, जैसे चांद नज़र आया तो वो भी आ गया। उसको पढ़ना, देखना, रिपोर्ट करना, तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। ईद के दिन की अगर बात करें तो ईद के दिन की भी जब जैसे जैसे एक्टिविटीज़ चल रही थी तो ऐसे ऐसे जो अडयाला जेल में ईद पढ़ी गई है, इजाज़त दी गई है, नहीं दी गई, उनकी फैमिलीज़ को मिलने की इजाज़त दी गई है, वो बाहर खड़ी हैं, तो सारी चीज़ों पर मतलब पैरेलल चीज़ें जो है वो चल रही हैं। मसाइल को भी नज़र में रखना पड़ता है ना बतौर सहाफ़ी। वो साथ साथ जी बिल्कुल साथ साथ जो है वो हमें नज़र रखनी पड़ती है कि क्या जो है वो डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही हैं। अगरचे ईद का दिन है लेकिन फिर भी ये मतलब हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात। इसके अलावा अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ये जो ईद का दिन है ये वक्त के साथ साथ इसमें बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। आज की अगर बात करें या आज से 20 साल पहले की हम बात करें तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, इन्होंने मुकम्मल तौर पर उसका हैयत जो है वो बदल के रख दी है। पहले ये होता था कि ईद के दिनों में रिश्तेदार थे, फैमिलीज़ इकट्ठी होती थी, खुशियाँ मनाते थे और जो सारा टाइम था वो उसमें जो है वो लगता था और इकट्ठे बैठ के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ जो है वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कुछ लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं, कुछ सारा। लेकिन अब जो है वो मैंने देखा है कि हम खुद भी उसी में हैं कि जितना टाइम हम एक गैदरिंग होती है तो उस गैदरिंग में हर बंदे के पास एक मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन में वो मगन है, वो कहीं ना किसी लम्हे कोई चीज़ देख रहा है, सारा टाइम जो है वो उस पर सर्व कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है वक्त के साथ साथ हमारा जो इस किस्म के जो त्यौहार हैं उसके मनाने में। इसके अलावा एक और बड़ी अहम जो बात है, जो खुशियाँ बांटने की मैं बात कर रहा था, वो सदका फ़ितर का भी एक तस्वर जो है मौजूद है उमूमी तौर पर। और ख़ुसूसन मैं ये समझता हूँ कि आज भी हमारे माशरे में अगर हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालात की बात करें तो पिछले 3-4 साल में जो महंगाई का लेवल है बहुत ऊपर गया है। तो सफ़ेदपोश लोग आज भी मौजूद हैं, आज भी राब्ते भी कर रहे होते हैं लोग, और उनके साथ एक्सेस करके उनकी कहीं ना कहीं से कोई मुआवनत करना। और ख़ास तौर पर जो आज की अगर मैं बात करूं तो लोग ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा जो पर्दा है वो चाक ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें बतौर इस सोसाइटी में रहते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भी अगर आप किसी लिहाज से भी मदद कर रहे हैं तो उसको आप इस तरह मतलब पोशीदा रखें, खुफिया रखें, ताकि उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है उस पर किसी किस्म का जो हर्फ ना आए। तो इस किस्म की जो खुशियाँ होती हैं, जो त्यौहार होते हैं खुशियों के, इनमें ख़ास तौर पर उनको इस किस्म की मदद की ज़रूरत होती है। वो जो फैमिलीज़ हैं, वो बच्चे हैं, उनको ऐसा एहसास महरूमी ना हो, वो ये महसूस ना करें कि मेरे साथ वाले घर में जो बच्चे हैं, जो सारे हैं, वो उन्होंने नए कपड़े पहन लिए हैं, नए जूते ले लिए हैं, वहाँ तरह तरह के खाने बने हुए हैं और साथ दूसरे घर में ऐसी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। तो ये हमें खुद एहसास करना चाहिए और हमें खुद ख्याल रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द को फैमिलीज़ हों, बच्चे हों, रिश्तेदार हों या कोई और भी लोग हों, तो उनका ख़ास तौर पर उनके बच्चों का भी और उनका भी ख्याल रखें, ताकि ये खुशियाँ बांटने का जो दिन है इसको हम उसी तरह ही मनाएं और ये खुशियाँ खुद भी मनाएं और खुशियाँ बांटें, ताकि इसका जो असल जो इसके पीछे विजडम है, जो मकसद है, वो है पूरा हो। बिल्कुल जी, इंक्लूसिविटी, हार्मनी और हम दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करना, ये तमाम एसेंसेस हैं ईद के और इसी तरीके से ईद मनाई जानी चाहिए। सियासत में क्या चल रहा है? ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू होने वाली। अपोजिशन इत्तेहाद ने कल से बलूचिस्तान से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और इस बात पर रोशनी डाली कि कैसे उनकी जमात को विक्टिमाइज़ किया गया। फिर इसके अलावा उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ के रियासत मदीना के विजन की बात की। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की ये
स्टेटमेंट सामने आई थी कि मई के पहले हफ्ते में बानी पीटीआई की रिहाई हो जाएगी। अब वो ये बात किस बेसिस पर कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बानी तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर ये बता दिया कि वो मुख्तदर हलकों से बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो सवाल हमारा ये है कि क्या वाकई जल्द ही बानी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ आसानियाँ पैदा होने वाली हैं, और अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक जो चलाई जाएगी कल से, क्या मुतवक्का रिज़ल्ट उसका निकल सकता है, इस पर कर लेते हैं बात। राव खालिद साहब, ये तमाम तरह स्टेटमेंट्स बैरिस्टर गौहर की, फिर बानी तहरीक इंसाफ की, ये किस तरफ इशारा दे रही हैं? आपको लगता है कि जल्द रिलीफ मिलने वाला है? देखिए, एक चीज़ तो इमरान खान ने साबित कर दी है कि सियासी मैदान में उनका कोई जोड़ नहीं। अच्छा। और इंतखाबी सियासत में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है और जो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, वो ये यकीनन बहुत ही एक बेमिसाल किस्म का उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, ये कैसे आप कह रहे हैं? एक चीज़ हम ज़हन में रखिएगा, जब से उनकी हुकूमत गई है तो वो मकबूलियत उनकी बढ़ती चली गई। सही है। और एक हमने सुना उस वक़्त फिर कि उसको काउंटर करने के लिए, मकबूलियत के लिए एक बयानिया बनाया गया कि मकबूलियत तो उनकी है लेकिन कबूलियत नहीं है। जी जी जी। वो जो मामलात हैं बेसिकली, वो कबूलियत का जो मसला है वो ज़्यादा गंभीर हो गया, और 9 मई ने उस पर कह ले कि एक जिला बख्शी उसको सारे उस मामले को ओवरऑल, कि एक ऐसी जमात और उसका कायद जो कि आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन पे हमलों में जिसको मुलव्वस करार दिया जाता है, तो उसको किस तरह से पाकिस्तानी सियासत में उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी। तो वो 9 मई को अनडू करना बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा टास्क था, है और रहेगा। अच्छा। ऑब्वियसली। तो उसमें जो स्टेट है उसका जो उस पर दावा है, और जो उन्होंने कहा है कि वो सारे ये एक प्लान के तहत सब कुछ किया गया, जबकि दूसरी तरफ से ये दावा किया जाता है कि नहीं, हम तो बस सिंपल खामोश एहतजाज कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं था, ना ऐसा कोई हमारा इरादा था, ये किसी ने गड़बड़ की है और हमें फंसाया है इस सारे चक्कर में। तो उसको साबित करने के लिए कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए और सारा वो जो भी मुतालबे करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें जो है वो तो अब भी वो बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, ये इस सारे मामले से निकलने के लिए जो उन पे जिस किस्म के केसेस से हट के जो 9 मई का ख़ास तौर पे है, वो किस तरह से इसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उनको थोड़ा सा स्पेस दी जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे और अपने जो साथियों से मुशावरत करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, सेकंड थॉट देंगे, 2 साल में जो कुछ हुआ उसको रीथिंक करेंगे, तो शायद वो कोई ऐसी हिकमत अमली बनाने में कामयाब हो जाए जिसमें वो उन मामलात जो उनको सबसे ज़्यादा हांट करते हैं 9 मई के, उससे वो निकलने में कामयाब हो जाए। उसके पर स्टेट की तरफ से तो सीधा सा मुतालबा है कि उसको तस्लीम करें, उस पर पब्लिक अपॉलॉजी करें, और उसके बाद फिर अगली बात उस पर चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो उनका मौजूदा सूरत हाल में बाहर आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये मामला जो इंस्टेबिलिटी की तरफ भी जा रहे हैं, और अगर तहरीक की मामला शुरू हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर ख़राबी की तरफ भी जा सकते हैं इम्कानी तौर पे। तो इस सूरत हाल में उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पब्लिक अपील जो है वो बहुत बेटर करेगी। अगर वो मामलात को ठीक करना चाहते हैं, सही सिमत में रखना चाहते हैं, मामलात को ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, तो मेरा ख्याल है उनको स्पेस देनी चाहिए। और शायद यही वजह होगी मौजूदा सूरत हाल में कि उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है और मामलात बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि मुल्क के लिए भी बेहतर है, मुल्क की इकॉनमी के लिए भी बेहतर है, इदारों के लिए भी बेहतर है, ओवरऑल हमारी मुल्क की सियासत के लिए भी बेहतर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। नज़मुल साकिब साहब, इसी से मैं आगे एक्सटेंड करूँगी सवाल को कि वो अगर बाहर आ भी जाते हैं, जैसे कि दावे कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने भी दावा किया, उसके बाद प्लान क्या होगा? बानी तहरीक इंसाफ का प्लान क्या, स्ट्रैटेजी, एहतजाज की तहरीक, और फिर उसके बाद अगर फ्यूचर में कोई इक़्तिदार की तरफ चला भी जाता है मामला, तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के प्लान्स और तमाम तर चीज़ें हैं, विजन है? देखिए राबीन, अफवाहें 2 किस्म की होती हैं।
एक अफवाह वो होती है जो कि बाकायदा प्लान करके तो फीलर दे के और फैला दी जाती है, और उसकी पोस्टें और उसके बारे में बयानात और उसके बारे में पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी होता है। सही बात है। दूसरी अफवाह की किस्म है जो कि मेरे ख्याल में कि इस वक्त के यानी हवाले से रेलेवेंट है, और वो होती है कि जब कन्फ्यूजन पैदा हो, जब कुछ सवालात पैदा हो रहे हों और कन्फ्यूजन हो कि इनके जवाबात क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे खान का बाहर आना मुमकिन है कि नहीं, कन्फ्यूजन है। मिसाल के तौर पे पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, कन्फ्यूजन है। मिसाल के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात या मामलात जो हैं वो पीटीआई से हो सकेंगे कि नहीं, कन्फ्यूजन है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ ला रहे थे लंदन से, तो हमें इस पूरी कौम को बताया गया कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और फिर वो बड़े बड़े पोस्टर के वो बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। वैसे बाय द वे जो हाथ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है ना और उनके साथियों के साथ, ये शायद पिछले 10-12 यानी बरस की अगर आप देखें तो उसमें इतना बड़ा हाथ किसी के साथ नहीं हुआ। अच्छा। वापस आते हैं आपके सवाल की तरफ, खान बाहर आएंगे तो करेंगे क्या, अल्लाह जानता है, किसी को नहीं पता। अच्छा। आई होप कि खान साहब को पता हो, क्योंकि जेल में रह के भी वो बात कर सकते हैं। आपने अपने इंटरव्यू में जो एक बड़ी अहम बात की है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, ये बार बार हमें इसका इंदिया मिला है कि वो बात करना चाहते हैं। वो उनको समझ आ गई है कि जेल में रह के केस पे केस, सजा पे सजा, और जो हालात पीटीआई के बाहर हैं उनके आप यानी अपने जो लोग हैं दस्तो गिरेबान हुए हुए हैं, आगे की सूरत हाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत बन चुकी, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, सेनेट का इलेक्शन हो गया, एक तरफ चल पड़ा। और एडीबी ने ये मुजदा सुना दिया कि अगले साल नहीं तो उससे अगले साल यानी 2 साल में आपकी मईशत जो है वो बहाल हो जाएगी। और यही मईशत है जिसका जिक्र खान साहब ने अपने हालिया बयान में दिया है कि मईशत जो है, मुआशी हालात, मैं यानी आपको यानी तवज्जो दिलाता हूँ, उन्होंने याद दहानी कराई है कि मौजूदा मुआशी हालात इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। फिर ये कि रिमाइंड कराया है कि मुल्क और इदारे जो हैं मुस्तहकम मईशत के बगैर नहीं चल सकते। मुझे ये बताइए, क्या शहबाज शरीफ साहब इससे इनकार करेंगे ये उन्होंने बात की है? बिल्कुल ठीक बात है, मईशत को तो बहाल होना चाहिए। अब यह है कि फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि खान साहब का तरीका मईशत बहाल करने का ये है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, उनकी कैबिनेट हो तो वो मईशत बहाल करें। इधर से आप देख लीजिए, ये जो यानी शहबाज शरीफ साहब हैं या आपके जरदारी साहब हैं, इनका ये है कि हमारा तरीका अपना है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो तो उन्होंने हमसे बहुत पहले कह दिया जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मईशत बहाल तो सियासतदानों ने करनी है। ठीक है। साकिब, 9 मई का वाकया हो गया और उसके बाद जो हुआ है तो उससे ज़ाहिर है मुफाहिमत की तरफ ही आना चाहिए, मज़ीद मुज़ाहमत की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। और दूसरा ये कि ज़ाहिर आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, एहतजाजी तहरीक के हवाले से क्या प्लान है, क्या अचीव करना चाह रही है अपोजिशन या पीटीआई, और कहीं धरने की तरफ तो मामलात नहीं जा रहे? जहाँ तक वो बात करते हैं कि जो है वो मुस्तहकम मईशत जो है वो सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत जो है वो मईशत में इस्तेहकाम आएगा, उसके तनाजुर में वो वही बात करते हैं कि जब तक कि आप हमें मैंडेट नहीं देंगे, हमारी मखसूस नशिस्तें हमें नहीं देंगे और ये सारी चीज़ें जो है मिला के आप हमारे हवाले नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। और वो जो तहरीक शुरू होने लगी है, ये असल में इमरान खान उनका प्लान है और वही जो है वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं। अगरचे पार्टी जो है वो इस मामले को थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस तरह चलाना चाह रही थी कि ताकि मामलात चलते रहें, रुके ना। जिस तरह 9 मई के बाद हमने देखा कि पीटीआई 9 मई से ऑनवर्ड, बल्कि 8 फरवरी तक अगर आप कहें तो पीटीआई को मसाइल ही मसाइल थे कि हर स्टेप पे उनको मसाइल थे कि 9 मई के बाद जो पार्टी है वो डिसफंक्शनल हो गई। तमाम लीडरशिप जो है वो कुछ अंडरग्राउंड, कुछ जेलों में, कुछ जो है वो पार्टी छोड़ के ये फिर वकला आ गए, फिर 8 फरवरी तक उनको ये मसाइल रहे हैं। तो अब 8 फरवरी के बाद दोबारा से वो एक्टिव होना शुरू हुए हैं, तो बाहर जो उनकी लीडरशिप है वो तो बज़ाहिर ये समझती है कि इन चीज़ों को हम उस नहज पर ना लेकर जाएं जिस तरह पहले जो है वो हम एक पोजीशन हमने ली और उसके बाद हमें जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब आज भी अग्रेसिव मूड में हैं, अग्रेसिव स्टाइल है उनका और वो एहतजाजी तहरीक चलाने के ही हक में। फिर एक और बात जो राव साहब ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई के हवाले से
जब तक कि बड़ी क्लियर पोजीशन ना ले इमरान खान साहब, वो ये कि वो पब्लिकली इस पे जो है वो माजरत करें, माफ़ी मांगें, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक राय है, एक राय जो है वो आज मौजूद है इदारों के हवाले से कि पब्लिकली वो इसको एडमिट करें और उसके बाद पब्लिकली जो है वो माफ़ी मांगे, तो तब जाकर शायद चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन इमरान खान साहब ने, ये तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है, उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अमेरिका में भी ये काम हुआ तो तब वहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेजेस से लोगों को पिन पॉइंट किया गया, और हमारे यहाँ वो कहते हैं कि जहाँ पे भी इंसिडेंट होता है, 18 मार्च का इंसिडेंट हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, या हाई कोर्ट में जो उनकी गिरफ्तारी हुई, या लाहौर में जो हुए 9 मई के मामलात, वो ये समझते हैं कि इन तमाम की सीसीटीवी फुटेजेस कहीं पे भी नहीं है। वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेजेस निकालें, उनमें से बंदे आइडेंटिफाई करें, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो ये एक डेडलॉक जो है वो मौजूद है। मुझे ऐसे लगता है कि जो तहरीक है वो चलेगी, लेकिन ये तहरीक उस वक्त तक मेरे ख्याल में मोमेंटम उस लिहाज से नहीं पकड़ सकती अभी फ़िलहाल, जो है बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, जब तक कि मौलाना जो है वो इसमें शामिल ना हो। मौलाना अभी तक जो है वो कहीं पे भी शामिल नहीं है। कोशिश है जो अपोजिशन इत्तेहाद है कि वो उनसे बातचीत करे, और ईद के बाद ये इसकी तवक्को भी है कि वो कोशिश करेंगे कि उनको भी साथ में लाया जाए। लेकिन अगर मौलाना भी इसमें आ गए अपोजिशन इत्तेहाद में, और उन्होंने भी जलसों में और उसके बाद एहतजाजी जो उनके जुलूस होंगे वो यहाँ पर इस्लामाबाद आते हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है, तो फिर हुकूमत के लिए जो है वो मसाइल खड़े हो सकते हैं। आखिरी बात यह है कि जो इमरान खान है वो अगर एक मंथ में वो बाहर आते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर होगा, और मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो जो है कि लीनियट व्यू रखेंगे, वो को नरम रवैया जो है वो रखेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि वो जब 8 या 9 माह के बाद जेल से बाहर आएंगे तो वो पहले से सख्त, मुझे तो ऐसे लगता है पहले से सख्त होंगे, क्योंकि वो इस चीज़ पे डटे हुए हैं, और जाहिर सी बात है उनका पॉइंट कहीं ना कहीं स्टैब्लिश भी होता है कि उनके मैंडेट जो है वो उस पर कहीं ना कहीं उसका मैंडेट चोरी हुआ है, और मल्टीपल रीजंस हैं। तो इन तमाम को मिलाकर देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि ये तहरीक शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज़ तलब की हैं। सवालात ये पूछे गए हैं कि इस मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या होगा, फिर किस तरीक़ेकार के तहत मुस्तक़बिल में ऐसे मामला से बचा जा सकता है, जिम्मेदारान का तयन और उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। अब इस हुक्मनामे में जस्टिस अतहर अमीरुल्लाह का एक इख्तिलाफी नोट भी शामिल है, जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने सो मोटो लेने पर ही इख्तिलाफ करते हुए खुद को बेंच से अलग कर लिया है, और इसकी रीज़न वो ये देते हैं कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं, आर्टिकल 184(3) हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। असखुद नोटिस अच्छी नीयत से लिया गया है, लेकिन असखुद नोटिस से हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुँच सकता है। नज़रुल साकिब साहब, इस मामले को आप किस तरफ जाते देख रहे हैं, और अल्टीमेटली अंजाम होगा क्या? देखिए रामीन, ये ईद की छुट्टियों में ये एक अहम खबर जो है वो बीच में कहीं तहलील हो गई, जिसका कि अभी हम जो हमारा इस वक्त ज़ेर बहस मौजू है कि ये जो 6 यानी जजेस हजरात का ख़त था, ये कहाँ लिखा गया, उसके बाद फिर हुकूमत बीच में आई, फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फायज़ ईसा साहब प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, फिर पता लगा जस्टिस तसद्दुक गिलानी जो हैं या तसद्दुक जिलानी जो हैं वो यक रुकनी कमीशन बनता है, वो माजरत कर लेते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती है, आज खुद नोटिस लेती है, और उसके बाद पहली समाअत होती है जिसका के जिक्र अभी हम कर रहे हैं। 2-3 बातें पहले देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा है जी कि सॉरी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूं, तो एक लिहाज से बेंच शायद टूट गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 7 सफ़हात का नोट लिखा है और उसमें उन्होंने चंद अहम सवालात उठाए हैं, जिनमें से 2 एक मैं आपको बताता हूं, उससे हमें इसकी डायरेक्शन का पता लगेगा ये चीज जा कहां रही है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है जी कि 1 से लेके 12 तक जो पैराग्राफ्स है मैं उससे इत्तेफाक ही नहीं करता, इसका मतलब है पहला इख्तिलाफी नोट आ गया। फिर उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है कि वजीर आजम को बुलाया जा सकता है कि नहीं। फिर हुकूमत का कमीशन बनाना, क्या अदलिया की आज़ादी मुतासर हुई है, अभी तय नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ सॉलिड किस्म के अहम सवाल उठाए हैं। इसकी समाअत अभी हो रही है जी, 30 अप्रैल को इसकी अगली समाअत होगी। इसका मतलब है आज से 30 तक तो हम वेट करें, ये पेंडिंग है मामला। मुझसे पूछेंगे इसका अंजाम क्या होगा। देखिए, जस्टिस याया का निकलना
ये इख्तलाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला का आना और उससे पहले की अगर आप सारी रूदात जो मैंने बताई है कि ये एक फुटबॉल बना दिया, ये एक शटलकॉक बना दी गई है कि जुडिशल कमीशन से ये सब जाएगा हुकूमत में, हुकूमत से आएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेगा और उसमें जो मौजूद जज साहिबान हैं मुअज़्ज़ज़, वो अपनी अपनी राय दे के ये मामला इसी तरह से एक छोटी सी सुरंग में दाखिल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा। और उसका अंजाम क्या होगा मेरे ख्याल में, इसमें एक चीज जो ये है ना कि ये यानी इस सवाल की तरफ तवज्जो दीजिएगा, इसी में जवाब आपको मिलेगा। किस तरीके से मुस्तकबिल में ऐसे मामलात से बचा जा सकता है, जिम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या तरीकाकार होना चाहिए, ये मेरे नजदीक सबसे अहम सवाल है जो कि इसमें उठाया गया है। अब इसकी अगर आप चीर फाड़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मामला निहायत संजीदा है, निहायत सेंसिटिव है, बहुत हसास है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये कार्रवाई जो हो रही है, ये मामला मंतकी अंजाम को पहुंच भी पाएगा या नहीं? ये मट्टी पाव टाइप काम है सारा अभी तक तो। अच्छा। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा इस पे किया जा रहा है। मैं शुरू से ये एक बात कर रहा हूँ कि ये बहुत एक संजीदा मामला है और वक्तन फ़क्तन जजेस रिपोर्ट करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अवेयर हैं इन चीज़ों से और इन मामलात को बड़ा करीब से देखा हुआ है। और ये सारे मामलात को संजीदगी से लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एक इदारे का मामला है, बहुत बड़े इदारे का मामला है और दूसरी तरफ भी जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर उसमें इनफरादी फेल नहीं है तो उधर भी दूसरा तरफ भी इदारा ही है। तो ये इदारों के टकराव की सूरत कोई पैदा करने की शायद कोशिश की जा रही हो या किसी ने अटैम्प्ट की हो या ना चाहते हो किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए। ये बात दुरुस्त है कि जो कहा जा रहा है कि जी जजेस के पास इख्तियार है वो तौहीन अदालत का कर सकते हैं इस किस्म का, लेकिन उसमें फिर बात यही आती है कि जब तक ये तहकीक नहीं होगी, अगर किसी जज साहब को किसी ने कुछ कहा है या एक जज साहब कहते हैं उनके बहनोई के साथ कुछ हुआ या उनके अजीज़ के साथ कुछ हुआ, तो वो क्या कोई इंडिविजुअल एक्ट है, कोई इदारे की पॉलिसी के तौर पे है? ये तो जाहिर है प्रूव करेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे कहने से तो नहीं हो जाएगा कि हाँ ये इसके पीछे कोई इदारा भी है। तो वो सारी चीज़ें जो थी बुनियादी तौर पे ये चौक चौराहे में करने वाली बातें नहीं थी, ये अंदर बातें होने वाली थी। और मेरा ख्याल है जो 6 जज साहिबान ने बहुत साइब तजवीज़ दी थी कि एक कन्वेंशन बुलाया जाए और जजेस से पूछा जाए। उसमें यह नहीं था कि हर जज को शिकायत होगी, मे बी इन्हीं जजेस को हो, बाकी किसी को ना हो, हाई कोर्ट के चारों हाई कोर्ट के जजेस को ना हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ना हो, तो उससे ये डिटरमिन हो जाता कि उसकी नौइयत क्या है, जो इंटेंसिटी जो जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है उसकी, इस शिकायत की या इस एक्ट की या इस आया कोई पॉलिसी है, कोई इंडिविजुअल एक्ट है, क्या है। लेकिन एक बात है जो शौकत सिद्दीकी साहब के केस के जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, जो वजह बना इस खत लिखने की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम किया कि हाँ ये एक्ट एक हुआ है और उसने इंडिविजुअल एक्ट भी उसको करार नहीं दिया बल्कि एक बड़ी इंटरफेरेंस के तौर पे उसको लिया। अगर हम पूरा फैसला पढ़े और जिस तरह से उसको कहा गया और अंडू किया गया उनके खिलाफ जितने भी एक्ट थे और वो जो उनके इल्ज़ामात एक तरह से जो उन्होंने लगाए थे वो दुरुस्त माने गए। तो उसके बाद जजेस ने ये कहा कि जी ये चीज़ें तय हो गई हैं, अब तो ये मामला आपने भी मान लिया कि है इस किस्म का कोई मामला, तो हम अंदर बैठ के जजेस को बुला के आपस में डिस्कशन करें, इसका हल क्या है, इसको किस तरह से इससे निपटा जा सकता है, इससे पहले कि कोई ये डिजास्टर हो जाए, इससे कोई बड़ी बात कोई निकल आए, इसमें से कुछ ज़्यादा सीरियस मसला हो जाए, इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंस्टीट्यूशन जैसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए। तो मेरा ख्याल है वो बेहतरीन मशवरा था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये है वक्त कि वो एक कन्वेंशन बुला लें, आपस में बैठ के इन चीज़ों को देखें और उसके बाद तय करें। अगर किसी इदारे के तरफ से कोई चीज़ आ रही है, कुछ साबित हो रही है चीज़ें, तो उनके हेड्स को बुला के आप गवर्नमेंट को साथ बिठा के आप अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें वो तय कर सकते हैं। आइन ने तो तय की हुई हैं, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो रही है, कोई ट्रस्ट पासिंग हो रही है, तो उसको आप अंदर बैठ के उन मामलात को तय कर सकते हैं। कि जितना बाहर इसको खेलेंगे, मैंने जैसे कहा शरारती बच्चों के हाथ आ गया, तो वो अब इसको इस पे गंद ही डाला जा रहा है। अभी तक तो मुझे इसका हल होता नजर नहीं आ रहा। जी साकिब, ये जो तफसीली फैसला आया, हुक्मनामा आया, क्या अहम बातें हैं इसमें हमारे लिए, नाजरीन के लिए या फिर उन जजेस के लिए जिन्होंने ख़त लिखा था?
एक तो इसमें जो मेरी नज़र में एक अहम बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 मेंबर बेंच था, लार्जर बेंच था जी, उसने हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को कहा है कि आप 25 अप्रैल से पहले तजावीज़ दें। तो मेरी दानिश के मुताबिक तमाम हाई कोर्ट्स मतलब लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, कोयटा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को ये कहा गया है। तो इनडायरेक्टली मैं ये समझता हूँ कि जो मुतालबा जजेस कर रहे थे, 6 जजेस कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। जुडिशल कन्वेंशन का मकसद ये था कि तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस को बुलाएं और सुने उनसे कि कहीं उनको भी ऐसी सिचुएशन का सामना तो नहीं है। वो तो नहीं बुलाया गया, लेकिन इनडायरेक्टली उन जजेस की राय अब आएगी। वो इस तरह कि लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो डेफिनेटली चीफ जस्टिस को कहेंगे कि हमने क्या प्रपोज करना है, और जो चीफ जस्टिस है डेफिनेटली वो अपना जो जजेस हैं उनसे कंसल्ट करेंगे कि हमने क्या प्रपोज करके भेजना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि रजिस्ट्रार खुद ही जो है वो भेज दे। तो इसलिए ये कंसल्टेशन का एक प्रोसेस जो है तमाम हाई कोर्ट्स की हद तक जो है वो मेरा ख्याल में इसमें एक वुसअत लाई गई है। तमाम हाई कोर्ट से अब जो है वो तजावीज़ आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस सारे तनाजुर में कि तमाम हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं या रजिस्ट्रार हैं वो 25 अप्रैल से पहले अपनी अपनी जो प्रपोजल्स हैं वो देंगे। इसके अलावा इस सारे मामले में जस्टिस याहिया अफरीदी अलग हो गए, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये एक पॉइंट लिखा और बहुत सारा उनका तवील जो है वो उनका नोट है, लेकिन उसमें ये वो लिखते हैं कि हमने ये जो इग्नोर करना शुरू कर दिया कि एहतसाब का तस्वुर ही नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसे मामलात आए, उन्होंने कहा हमने खुद जो है वो जो भुट्टर मर्डर केस है उसमें हमने खुद माना है कि वहां पे चीजें ठीक नहीं हुई। फिर जो असगर खान केस है वहां पे भी वो कहता है कि हमारे सामने मिसाल है, और आज भी अगर हम इसको इग्नोर करके आगे निकल जाएं और एहतसाब वाला जो मामला है उसको हम जो है वो इग्नोर कर दें तो फिर ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो वो ये कहते हैं कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल करें आप। और जो 6 जजेस ने कहा है उन्होंने क्योंकि हलफ लिया हुआ है, ओथ पे वो अपना जो है वो काम जारी रखे हुए, जो उन्होंने कहा कि अब बर्डन जो है वो एग्जेक्टिव पे है। एग्जेक्टिव अपना जो है वो उस हवाले से क्लियर करे कि उनकी जानिब से कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं हुई। तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला का जो नोट है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर का क्रक्स ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, अटॉर्नी जनरल, फेडरल गवर्नमेंट, इनको ये कहा गया है कि आप अपनी अपनी तजावीज़ दें और तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार अपनी अपनी तजावीज़ दें। 30 अप्रैल को ये समाअत होनी है और ये 7 जजेस थे तो 7 में से 6 बच गए। अब 6 में बाकी सारे प्लस हो जाएंगे। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से कहा गया था कि नेक्स्ट जो हमारी हेयरिंग होगी वो फुल कोर्ट जो है वो बैठ सकती है। तो फुल कोर्ट अगर बैठेगी भी तो फिर क्योंकि रिक्यूज कर चुके हैं जस्टिस याहिया अफरीदी तो वो उसमें नहीं होंगे, बाकी तमाम जजेस जो है वो बैठेंगे, सुनेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि जो हाई कोर्ट्स की हद तक दायरा कार बढ़ाया गया है इस ऑर्डर में, मुझे ऐसे लगता है कि चीजें आगे बढ़ सकती हैं। उसकी वजह कि 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने यह बात की है, अगर फर्ज कर ले किसी भी हाई कोर्ट के 1 या 2 जजेस भी ऐसी कोई इनडायरेक्टली भी बात कर दें कि ऐसा तासुर मौजूद है, ऐसी इंटरफेरेंस हुई है, तो फिर मेरा यह ख्याल है कि इन जजेस का केस जो है वो मजबूत हो जाएगा, फिर चीजें मजीद आगे की तरफ बढ़ेगी। 30 अप्रैल को मुझे नहीं लगता कि ये मामला अब जो है वो कहीं ना कहीं आप ये कहें कि कोई मिट्टी पाओ पॉलिसी, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये चीजें आगे की तरफ जाएंगी और कहीं ना कहीं अब जो है ये मामला रुकेगा, या कम से कम इतना जरूर होगा कि फ्यूचर के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनेगा कि हाई कोर्ट्स के जजेस हो या जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हो, उनको जब जब ऐसी सिचुएशन का सामना हो तो उनके सामने एक मैकेनिज्म मौजूद हो कि ऐसी सिचुएशन में आपने करना क्या है। जो कंटेम्प्ट की पावर्स की बात की जाती है, उन जजेस का मौकफ ये है कि हमने वो कहते हैं कि हम खुद नहीं कर सकते थे, जो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कंटेम्प्ट शुरू करनी थी, तो हमने अपने चीफ जस्टिस को लिखा, उन्होंने कंटेम्प्ट शुरू नहीं की, तो इसलिए हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ गए हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए तो फिर करना क्या है। तो ये ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये 6 जजेस वाला मामला मुझे तो किसी ना किसी एंड पर जो है वो जाता नजर आ रहा है। ठीक है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफ किया इस बात से कि आर्टिकल 184(3) इस पर नहीं लग सकता था, सो मोटो के ऊपर उन्होंने बात की है। वो कानूनी तौर पर ठीक बात कर रहे हैं, ये वाकई केस नहीं बनता था सो मोटो का?
नहीं, कानूनी तौर पर तो वो इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हैं। आईनी तौर पर इनका रोल डिफाइन किया हुआ है कि चीफ जस्टिस का क्या होगा, हाई कोर्ट के जजेस का क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। लेकिन ओवरऑल जुडिशरी का मामला है ना कि एक ऐसी चीज सामने आ गई है कि जिसमें हाई कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस को एक चीज बता रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, और वो चीफ जस्टिस उस पे एक्शन नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि ये एक बंद गली है। जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो आइंदा के जो चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने कहा ये जो बंद गली है, हमने इस पे मैकेनिज्म बनाना है अब, ताकि फ्यूचर में ऐसी जो है वो चीजें अगर हों तो उनको जो है वो रोका जा सके। ठीक है। और राव खालिद साहब, आप समझते हैं कि जो प्लेटफॉर्म जिस पर ये सुना जा रहा है, अगर उस पर ही इख्तिलाफ आ गया उन 6 जजेस का, तो फिर ये कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए 184(3) वाला आपने सवाल पूछा। मैं जस्टिस याहिया अफरीदी बड़े लर्नेड जज हैं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। क्योंकि ये जो 6 जजेस ने जो कंप्लेंट किया बुनियादी तौर पे उनका कोई ज़ाती केस नहीं है कि उनके अपना कोई केस हो या अपना मसला हो। उन्होंने जो इंसाफ करना है लोगों के लिए, जो लोगों के केसेस उनके सामने हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, उनके फैसले के हवाले से किया जाता है, तो पब्लिक एट लार्ज इससे इफेक्ट हो रही है। तो 184(3) का कंसेप्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट का जो मैटर है, ये इंसाफ जो है वो आपका आइन प्रोवाइड करता है, सबको मिलना चाहिए। आर्टिकल 10 है, फिर और आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। सुप्रीम जुडिशरी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है बाकी वो करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।